नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो पाठ है ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक महिला ईला सचानी के जीवन की सच्ची कहानी है। किस तरह उसने अपनी कमज़ोरियों को, अपने जो कमियां थी उनको पीछे छोड़ते हुए अपनी प्रतिभा को इस दुनिया के सामने साबित किया। तो ईला नाम की जो महिला है, जिसको आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, वह कढ़ाई किया करती थी। मलमल की धोती पर, मलमल के कपड़ों पर कढ़ाई किया करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का वाचन। मलमल धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ठीक है। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरोली जिले के राजकोट गांव में अपना नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंग लगाते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्ची नीम की निबोरी सावन जल्दी अइयो रे। ठीक है। तो ये एक गांव का दृश्य है। जो ईला नाम की महिला है, उसका बचपन अपने नाना के यहाँ बीता, ये उसी गांव का दृश्य है। बच्चे तरह तरह के जो खेल हैं वो खेल रहे हैं और साथ ही नीम की डाली पर झूला झूलते हुए सावन को बुला रहे हैं। ईला गानों में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। अब जो ईला थी वो गाना तो गाती, लेकिन उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। पेंगे मतलब उनके साथ झूला नहीं झूल पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, क्योंकि ईला जो थी उसके हाथ जो हैं वो हम सबके हाथों की तरह ऊपर नहीं उठते थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों ने साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसा उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अब जिस तरह हम विष अमृत खेलते हैं, आपस में एक दूसरे को धप्पा देते हैं, पीठ पे थोड़ा सा हम एक दूसरे को टैप करते हुए धप्पा देते हैं, उस प्रकार ईला किसी को भी इस तरह से नहीं खेल पाती, क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो ऊपर की तरफ नहीं उठते थे। वो दौड़ सकती थी, भाग सकती थी, चल सकती थी, लेकिन हाथ उठाने वाले जो भी कार्य होते हैं वो उन कार्यों को करने में सक्षम नहीं थी। इस बात का उसे बहुत दुख होता था और कभी कभी वो बहुत उदास भी हो जाती थी। लेकिन उसने क्या किया, अपनी इस कमज़ोरी को मात देने की ठानी। उसने ये ठान लिया कि वो इस कमज़ोरी को चुनौती मानकर इसका सामना करेगी और कहीं ना कहीं इस चुनौती से आगे बढ़कर अपने आप को साबित करेगी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। अब देखिए, जो भी काम हम अपने हाथों से करते हैं, ईला ने वो सारे के सारे काम अपने पैरों से करना सीखे। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल होता होगा हाथ वाले काम सारे पैरों से करना। तो ईला ने ये कर दिखाया। उसने जैसे कि जो भी हम हाथ से करते हैं, जैसे दाल भात खाते हैं, खाना खाते हैं, या दूसरों के बाल बनाते हैं, फर्श बुहारना यानी कि फर्श की झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी यानी कि सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, ये सारे काम उसने अपने पैरों से करना सीख लिए। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि ये एक सामान्य बच्चों की तरह काम नहीं कर पाएगी। इसके साथ प्रॉब्लम है, जो इसकी अक्षमता है, कहीं ना कहीं इसको बाधित करेगी, कहीं ना कहीं इसको बाकी बच्चों से अलग करेगी। तो हर स्कूल वाले उसको एडमिशन देने में, उसको दाखिला देने में थोड़ा सा संकोच करते थे। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, कहीं उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कि ये बच्ची जो है, इसके हाथ नहीं उठते हैं, गिर सकती है, इसको चोट लग सकती है। और कहीं इसकी काम करने की गति, कि पैरों से तो काम करती है, लेकिन क्या इसकी स्पीड जो है, जो इसकी गति है, एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं है। तो क्या ये उनके बराबर परफॉर्म कर पाएगी? क्या कक्षा में उनके बराबर इसको दाखिला देना ठीक होगा?
तो उसको स्कूल में दाखिला लेने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करी। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो वह कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। अब क्या किया, जैसे तैसे उसको किसी स्कूल में दाखिला मिला। उसने 10वीं कक्षा की भी परीक्षा दी, लेकिन वो 10वीं कक्षा की परीक्षा में पास नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों से परीक्षा लिख रही थी, तो उसकी गति जो थी वो सामान्य बच्चों से थोड़ी सी कम थी, और जब उसकी गति कम थी तो उसका जो प्रश्न पत्र है वो समय पर पूरा नहीं हो पाया। और उसको इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि उसे उसकी मदद के लिए कोई अतिरिक्त व्यक्ति की सहायता मिल सकती है, जिसको हम इंग्लिश में स्क्राइब कहते हैं, वह उसे मिल सकता है। उसको इस बात का बिल्कुल भी तनिक भी आभास नहीं था। तो उसका जो प्रश्न पत्र है वो अधूरा ही छूट गया। वह पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाई, जिस कारण वह परीक्षा पास नहीं कर पाई। उसकी माँ और दादी काशीदकारी करती थीं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। अब जो उसकी माँ और दादी थी वो ही कढ़ाई वाला काम करती थी, तो उसने अपने घर में ये अक्सर देखा था, रुई में धागे पिरोना और उसे कपड़े पर उकेरना, यानी कि कढ़ाई करना, ठीक है, तरह तरह की आकृतियाँ बनाना। ना जाने कब उसने काशीदकारी करने की ठान ली। अब उसने भी यह जो कढ़ाई बुनाई है ये काम करने की ठान ली। यहाँ भी उसे अपने पैरों के अंगूठों का ही सहारा लिया, और हाथ तो उसके काम नहीं करते थे, तो उसने वो कढ़ाई सिलाई बुनाई भी पैरों से करना शुरू किया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। और देखिए, जरा आप सोच कर देखिए कितना मुश्किल रहा होगा। पैरों से सुई में धागा डालना, ये काम उसके लिए बहुत कठिन था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। अब उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी, इतनी मजबूत थी कि उसने वह काम भी बड़ी आसानी से करना सीख लिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काशीदकारी में माहिर हो चुकी थी। काठियावाड़ी काशीदकारी गुजरात की एक जानी मानी कला है, और जो इला थी उसने इसमें महारत हासिल कर ली थी। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। अब कौन सा रंग लेना है, उसे किस तरह उकेरना है, कौन सी आकृति बनानी है, ये सब उसको बहुत अच्छी तरीके से आ गया था। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, जिसको हम इंग्लिश में एग्जीबिशन बोलते हैं। तो उसने जितने भी परिधान, यानी कि जितने भी कपड़ों पर काशीदकारी करी थी, उनकी प्रदर्शनी शहर में लगाई गई। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था, और उसकी जो कढ़ाई थी, उसका जो काम था, उसमें काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। उसने क्या किया, काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और जो भिन्न भिन्न प्रकार के काशीदकारी हैं उन सबको करना शुरू किया। पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवनीता सभी को बहुत भाई। अलग अलग भांति भांति प्रकार की आकृतियां उसने जो हैं वो उकेर रखी थी। ईला के पांव अब रुकते नहीं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते उकेरते थकती नहीं है। और उसकी जो सफलता उसको मिलती गई, उसके साथ उसका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता गया। आंखों में चमक बढ़ती गई, होठों पर मुस्कान बढ़ती गई, और उसने फिर रुकना छोड़ दिया। अपने कार्य में, अपने कला में वह पारंगत हुई और आगे ही बढ़ती चली गई, और इस प्रकार उसने देश दुनिया में खूब नाम कमाया। और बच्चों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी किसी कमज़ोरी को लेकर या किसी निर्बलता को लेकर हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और हमेशा सफल होने के रास्ते तलाशने चाहिए, ना कि निराश होने के।
ठीक है बच्चों, तो आज से हम सब प्रण लेंगे कि हम सभी सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के साथ पूरी लगन और मेहनत से अपना काम करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ईला की ज़िंदगी से काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली होगी और इस पाठ को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। धन्यवाद। वो क्यों गा रही थी?